हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमित केडी आपके अपने चैनल लेट्स ज्वाइन केडी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे आप सभी जानते हो, पहले अपने चैनल का नाम सुमित केडी क्लासेज हुआ करता था। अब आपको जब भी अगर आप पहुंचना चाहते हो डायरेक्ट चैनल पे, तो आपको टाइप करना है लेट्स ज्वाइन केडी। बस इतना टाइप करना है और आप चैनल पे पहुंच जाओगे। तो किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, क्योंकि नाम इसलिए चेंज करना पड़ेगा क्योंकि पहले तो हम ओनली एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, लेकिन अभी हमने अलग अलग टीचर से कांटेक्ट करके आप लोगों के लिए वास्ट सिलेबस यानी कि कंप्लीट सिलेबस, जिस भी आप एग्जाम में आप जाना चाहते हो उसका लिए तैयारी करवाएंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्रेस आइकन जो भी है उसको दबा लो, ताकि आपके जैसे वीडियो डले आपके नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स का टॉपिक शुरू होगा आज की क्लास में कि सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए फिजिक्स से आया कहां से। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो फिजिक्स का है, फिजिक्स आया कहां से। तो ये जो वर्ड है फ्यूजिस से आया, फ्यूजिस, जिसका मतलब होता है नेचर। क्या होता है जिसका मतलब? नेचर में, यानी कि प्रकृति। एक फिजिक्स है जो कि एक वर्ड है फ्यूजिस, वहां से आया, जिसका मतलब होता है नेचर। या हम ये भी कहा होगा आप लोगों को कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना, है ना। नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। तो नेचुरल फिनोमेना या नेचर की बात कर रही हो तो उसके बारे में बात करता था कि यानी कि जो प्राकृतिक घटनाएं होने वाली हैं उसके बारे में बात करते थे। तो यही फिजिक्स थी, हमने पहले भी बता दिया था। और फिजिक्स के बारे में बात करें तो फिजिक्स किस वर्ड से आया? फ्यूजिस वर्ड से आया, और जिसका मतलब होता है प्राकृतिक, प्रकृति यानी नेचर। उसके बाद में अगर हम नेचर के बारे में बात करें कि नेचर मतलब किस बारे में बात कर रहा है नेचर के बारे में, तो नेचर का मतलब हो गया घटक। इसको हिंदी में कहेंगे घटक। क्या कहेंगे भाई इसको? घटक। तो घटक के अगर हम बात करें घटक के बारे में कि क्या है, तो इसके हमारे पास दो घटक है। एक ऐसा घटक जिसको हम देख नहीं सकते नेचर का, एक ऐसा घटक जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम बोलेंगे इनविजिबल। एक ऐसा घटक जिसको हम देख पाएंगे नेचर में, दैट इज कॉल्ड विजिबल। विजिबल। अब विजिबल का मतलब क्या हुआ? जिसको हम दिखाई दे सकते, जो भी चीज हमारे आसपास दिखाई दे रही है, यानी कि उसको हम कह सकते हैं मैटर। ठीक है, द्रव्य, कोई भी पदार्थ, मैटर बोल दो, पदार्थ बोल दो, समझ में आ गया? जो विजिबल है, जो दिखाई दे रही है। अब जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे वो कहलाएगी इनविजिबल, और उसको हम कहेंगे एनर्जी। समझ रहे हो? क्या कहेंगे उसको? एनर्जी। तो इनविजिबल चीजें जो भी फिजिक्स के अंदर आएंगी उनको हम एनर्जी कहेंगे, और जो विजिबल आएंगे उनको मैटर कहेंगे। इतनी बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। फिजिक्स फ्यूजिस वर्ड से आया, जिसका मतलब होता है नेचर, यानी कि जो भी है उसके कितने घटक है उसके बारे में बात करें तो दो घटक है, एक इनविजिबल और एक विजिबल। इनविजिबल मतलब एनर्जी, विजिबल मतलब मैटर। अब विजिबल मैटर के बारे में बात करें तो विजिबल चीजों का हमेशा क्या होगा? मास होगा। दे हैव मास, डेफिनेटली इनके पास एक मास होगा। दूसरी बात, ऑक्यूपाई स्पेस करेंगी, यानी कि स्पेस को फिल करेंगी, स्पेस भरेंगी। यानी कि अगर कोई मैटर, जैसे हम लोग भी हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग, हम क्या है? एक मैटर है। ठीक है भाई। तो क्योंकि हम भी स्पेस को फिल कर रहे हैं, जगह को घेर रहे हैं, तो मास स्पेस को फिल करेगी। और अगर अगली बात करें हम स्पेस के अलावा, तो इनके अंदर क्या होगा भाई? इनको हमें देख सकते हैं भाई। क्या कर सकते हैं? इनको हमें देख सकते हैं। तो ये बात याद रखना कि इनके पास क्या होगा भाई? मास होगा। ये अपने जगह को घेर सकती है, ये क्या कर सकती है? इनको हमें देख सकते हैं। दूसरी बारे में बात करें तो इनविजिबल चीजों में कोई मास नहीं होता। क्या नहीं होगा? मास नहीं होगा। स्पेस को फिल नहीं करेंगी, स्पेस को जो फिल है वो नहीं करेंगी, यानी डू नॉट ऑक्यूपाई द स्पेस। और तीसरी बात करें, हम इसको सी नहीं कर सकते, हमको सी नहीं कर सकते। ये दो चीजें हमारी फिजिक्स के अंदर बात करें। इनविजिबल यानी कि एनर्जी, जिसके अंदर कोई मास नहीं होगा, जिसके अंदर कोई स्पेस नहीं होगा, यानी कि स्पेस को घेरेंगे नहीं। दूसरा, इनको हम देख नहीं पाएंगे। जबकि विजिबल चीजें हैं उनके अंदर मास भी होगा और स्पेस को फिल भी करेंगे और उनको हमें देख भी पाएंगे। तो ये सारी चीजें थी, आज की बात करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। फिजिक्स को बात करें आगे तो इसको बेसिकली पुराने जमाने से दो पार्ट में इसको डिवाइड करा गया। फिजिक्स को अगर हम बात करें तो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करा गया है। पहला फिजिक्स जो पहले के जमाने में हुआ करती थी, जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्या बोलते हैं अभी? क्लासिकल फिजिक्स। दूसरी बारे में बात करें तो दूसरे टॉपिक में बात करेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स अगर हम बात करें, एक हो गई क्लासिकल फिजिक्स और एक हो गई अपनी मॉडर्न फिजिक्स। अब बात करते हैं क्लासिकल का मतलब हो गया पुराने जमाने से जो चली आ रही है, यानी कि हम ये कह सकते हैं 1900 ईस्वी की बात करें हम, 1900 से पहले की फिजिक्स। 1900 में थोड़ा सा चेंजमेंट आया था फिजिक्स के अंदर, और एक 1900 बाद की फिजिक्स
जो 1900 से पहले की फिजिक्स है पुरानी, उसको हम क्लासिकल फिजिक्स बोलेंगे, और 1900 शताब्दी के बाद में यानी कि 1900 जो सन आया उसके बाद की जो फिजिक्स आई वो आई मॉडर्न फिजिक्स में। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको हम परंपरागत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परंपरागत बोलते हैं। ठीक है भाई। तो मॉडर्न तो आप सभी जानते हो, मॉडर्न का मतलब क्या होता है? क्लासिकल का मतलब परंपरागत, यानी पुराने जमाने जो चली आ रही जिसमें कोई चेंजमेंट नहीं आया, वो होती है क्लासिकल फिजिक्स, ये होती है मॉडर्न फिजिक्स। अब अगर हम बात कर लें कि हु इज नोन एज फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, देखो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ जाता है कि फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स कौन है, तो आप सभी को पता होगा कौन है भाई? न्यूटन है। कौन है भाई? न्यूटन। तो ये याद रखना, फादर है सर आइजैक न्यूटन। तो क्लासिकल फिजिक्स उसके पिताजी कहा जाता है, यानी कि इनका बहुत बड़ा योगदान था इस चीज को बढ़ाने के लिए। अगर हम बात करें मॉडर्न फिजिक्स, इसका जो फादर है वो है आइंस्टीन भाई। क्या है? आइंस्टीन है भाई। कौन है? आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है भाई, आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन है। एल्बर्ट आइंस्टीन इसके फादर का नाम है। तो आप सभी को पता लग गया होगा कि क्लासिकल फिजिक्स है उसका फादर कौन है? न्यूटन है। मॉडर्न फिजिक्स है उसका कौन है भाई? फादर कौन है भाई? आपका एल्बर्ट आइंस्टीन है। तो ये दोनों हैं, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया मॉडर्न फिजिक्स को बढ़ाने के लिए। अभी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आप लोगों को पता लग जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। 1900 से पहले की को क्लासिकल फिजिक्स जिसको परंपरागत, जिसका फादर न्यूटन, और 1900 से बाद की के मॉडर्न फिजिक्स जिसका फादर है एल्बर्ट आइंस्टीन। अब हम बात करेंगे कि क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे क्या क्या। अगर हम बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसके बारे में पढ़ेंगे? मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिक्स, आप कहोगे जी मैकेनिक्स क्या है? यांत्रिकी बोला जाता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मोशन के बारे में। मोशन आप लोगों को पढ़ाया भी होगा मैंने, 1D मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, 3 डायमेंशन मोशन, इस प्रकार से मोशन के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, लीनियर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, लीनियर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम बात करें एंगुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से मोशन के लॉ पढ़ेंगे। मोशन के क्या पढ़ेंगे भाई? लॉ पढ़ेंगे। देखो आज इंट्रोडक्शन है तो कोई खास नहीं है, आज सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि हम किस किस ब्रांच में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लीनियर, एंगुलर मोशन, मोशन के लॉ पढ़ेंगे। ठीक है भाई। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसी प्रकार से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैकेनिक्स में। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद में दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं ऑप्टिक्स। दूसरे नंबर पे बात करते हैं ऑप्टिक्स। ठीक है भाई। तो ऑप्टिक्स में हम बेसिकली दो चीजें जरूर पढ़ते हैं, एक वेव ऑप्टिक्स और एक पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स, या जिसको पार्टिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है, पार्टिकल थ्योरी भी कहा जाता है। ये रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे तो आप लोगों ने पढ़ के भी आए होंगे कई बच्चे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, डिफ्रैक्शन, लेंस, मिरर, पावर ऑफ लेंस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इस प्रकार के प्रिज्म, इस प्रकार के टॉपिक हैं वो इसी यूनिट से रिलेटेड है। तो मैकेनिक्स में आप क्या पढ़ने वाले हो, थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूं कि हम पढ़ेंगे क्या। इसी प्रकार से बाकी चीजें तो बहुत सारी हैं, मैं कुछ कुछ टॉपिक आपके सामने लिख रहा हूं है, तो जब आप पूरा डिटेल में करवाऊंगा तो आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्टिक्स में ये चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स अगली जो ब्रांच है मैकेनिक्स की वो है थर्मोडायनेमिक्स। तो आप सभी को याद हो गया होगा हु इज द फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, तो आप सभी को याद होगा न्यूटन भी। थर्मोडायनेमिक्स भी क्या पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स अगली जो ब्रांच क्या बताइए? थर्मोडायनेमिक्स बताइए। थर्मोडायनेमिक्स में लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हीट के बारे में पढ़ेंगे, हीट इंजन, ठीक है, टेम्परेचर के बारे में पढ़ देंगे, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, इनके बारे में पढ़ देंगे थर्मोडायनेमिक्स में। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए बिल्कुल बेसिक चीजें हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। चार्ज के बारे में पढ़ लिया, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ लिया, मोटर के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहना इनके है। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पढ़ोगे, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ोगे, ठीक है भाई। तो इसी प्रकार से बहुत सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कवर करने वाले हैं। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो फ्लूइड डायनेमिक्स, क्या? फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स। तो फ्लूइड डायनेमिक्स की अगर हम बात करें, फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। फ्लूइड समझते हो ना? फ्लूइड पानी के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेशर इन फ्लूइड, प्रेशर इन फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से प्रेशर होता है फ्लूइड में, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बर्नौली प्रिंसिपल पढ़ देंगे, बर्नौली थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है भाई।
तो अलग अलग चीजें इस टॉपिक में भी हमें कवर करने वाले हैं। उसके बाद में अब बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की, कि मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब आप चल पड़े हैं मॉडर्न फिजिक्स में। ये चीजें इनको पता है क्लासिकल क्यों कहा गया, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज हमने पढ़ी तो है, लेकिन कोई भी चीज अब इनमें नई अपडेट नहीं आई। न्यूटन का लॉ कभी बना था, वो बना था, आज इनमें कोई भी नया अपडेट नहीं आया है। तो मॉडर्न फिजिक्स के बारे में अगर हम बात करें, मॉडर्न फिजिक्स के बारे में, मॉडर्न फिजिक्स, तो इसकी शुरुआत हुई थी एल्बर्ट आइंस्टीन से। इन्होंने एक इक्वेशन दी थी, E = mc²। ठीक है भाई। तो इसको सापेक्षता का सिद्धांत या रिलेटिव थ्योरी भी दिया गया, रिलेटिव का नाम दिया गया सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि रिलेटिव थ्योरी। ठीक है, हिंदी में कहेंगे इसको सापेक्षता का सिद्धांत, रिलेटिव थ्योरी, या इसको बोला गया एनर्जी मास इक्वेशन भी। क्या बोला गया? एनर्जी मास इक्वेशन। क्या बोला गया इसको? एनर्जी मास इक्वेशन। इससे पहले अभी तक एंटोनी लिवोइसियर, केमिस्ट्री के फादर, जिसको सुना होगा नाम, उनका ही एक इक्वेशन चल रहा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सिर्फ यही बताते हैं कि मास को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इतना ही। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन आए और उन्होंने एकदम से तहलका मचा दिया। एकदम से क्या मचा दिया? तहलका मचा दिया। उन्होंने एक अलग इक्वेशन दी। उन्होंने क्या कहा कि एनर्जी से मास बन सकता है और मास से एनर्जी बन सकती है। ये रिलेशन उन्होंने दे दिया, जिसको रिलेटिविटी थ्योरी भी नाम दिया गया या सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया गया। यहां से मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत हुई और इसीलिए इनका बड़ा योगदान था एल्बर्ट आइंस्टीन का। इसीलिए इसको फादर भी कहा गया। क्या कहा गया? इसको फादर भी कहा गया मॉडर्न फिजिक्स का। तो यहां से हमें मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पता लगा। उसके बारे में अगर हम आगे बात करें तो इसमें जो सबसे पहली ब्रांच है वो इलेक्ट्रॉनिक्स को मानते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हो? तो देखिए आप लोग, तीन चीजें बता रहा हूं आप लोगों के लिए बेसिकली। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हो। कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप। देखो आप सभी समझते हो पहले कंप्यूटर कितने बड़े बड़े आया करते थे, अब बिल्कुल छोटा से छोटा होता जा रहा है, जितना छोटा उतना महंगा। तो कंप्यूटर, ये जो मॉडर्न फिजिक्स में सबसे बड़ी बात पता क्या है? इसमें अभी भी रिसर्च चल रही है। आप देख रहे होंगे कि पहले छोटा सा मोबाइल हुआ करता था। जब मैं छोटा सा था, मेरी बता दूंगा आपको, तो मेरे पास नोकिया 1100 मोबाइल हुआ करता था, कीपैड वाला। क्या होता था? कीपैड का मोबाइल हुआ करता था। वो भी मेरे पास नहीं, घर में हुआ करता था सुनने के लिए। ठीक है, उसमें सांप सीढ़ी का गेम आता था, वो खेलने के लिए हम इसको यूज करते थे। आजकल आप लोग पबजी खेल रहे हो, कुछ खेल रहे हो, सिर्फ टेक्नोलॉजी का काम। आज आपके पापा कहीं बैठे, वहीं से आपके पास मोबाइल में ट्रांसफर कर देंगे, आपके अकाउंट में पैसे हो गए। पहले थोड़ा ना आता था, ये सारी चीजें नहीं थी। पहले एटीएम ही लोगों को चलाना नहीं आता था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारी चीजें आप पढ़ोगे कि किस प्रकार से नई नई चीजें निकल के आ रही हैं। इसी प्रकार से आप लैपटॉप नहीं बोलेंगे, यहाँ पे मोबाइल लैपटॉप इसी में आगे भी। यहाँ पे हम लेंगे रोबोट का नाम लेंगे, रोबोट। तो आप रोबोट देखी होगी, मूवी भी देखी होगी आपने रोबोट, कि रोबोट के बारे में बहुत कुछ चल रहा है कि रोबोट एक ऐसा रिसर्च का टॉपिक बन गया है जो कि बहुत ही खतरनाक है। समझ लो कि इसमें जितना आप घुसोगे ना, इलेक्ट्रॉनिक्स तो ऐसी ब्रांच हो गई हमारी मॉडर्न फिजिक्स में, जितना आप घुसोगे ना उतना ही इसके अंदर से फैलता जाएगा। क्या हो गया? उसमें उतना ही ज्यादा फैलता जाएगा। तो रोबोट को हिंदी में कहा जाता है बंधुआ मजदूर भी। क्या कहा जाता है इसको? बंधुआ मजदूर कहा जाता है। बंधुआ मजदूर भी क्या कहा जाता है? बंधुआ मजदूर कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? बंधुआ मजदूर कहा जाता है। रोबोट को हिंदी में मतलब होता है बंधुआ मजदूर। जो सबसे पहला रोबोट था वो 1913 में बना। 1913 में सबसे पहला जो रोबोट था वो 1913 में बना। क्या नाम था उसका? किसने बनाया? जॉर्ज ने बनाया था। 1913 में पहला रोबोट तैयार हुआ था। भाई इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें, उसके बाद में 1913 में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने बता दिया रोबोट बंधुआ मजदूर। उसके बाद 1913 में बनाया गया पहला रोबोट था। इंडिया का जो फर्स्ट जो रोबोट था, इंडिया का जो पहला रोबोट था वो याद कर लेना, ब्रेवो। ब्रेवो, ठीक है भाई, ब्रेवो, ठीक है भाई। ये था पहला जो रोबोट था, वो इंडिया का था। वो क्या था? ब्रेवो था। उसके बाद में बात करें, जो वर्ल्ड में एक सोफिया नाम का रोबोट आया। सोफिया रोबोट क्या है भाई? सोफिया नाम का एक रोबोट आया जो कि इतना महान था, ये समझ लो कि जिसको यूएनओ ने मान्यता दी थी। उसको यूएनओ ने एक अवार्ड दिया, इसको यूएनओ ने भी इसको सम्मानित किया और उस अवार्ड का नाम था चैंपियन अवार्ड। चैंपियन अवार्ड क्या नाम था भाई? चैंपियन अवार्ड था। इसका नाम कितना था? चैंपियन अवार्ड था। सारी चीजें नोट कर लेना, मैंने भी आपके लिए नोट्स कर रखे, नोट्स बना रखे। चैंपियन अवार्ड था। ये जो सोफिया थी, एक्चुअली में सोफिया एक रोबोट था जिसको हांगकांग की कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था? हांगकांग की कंपनी ने बनाया था। हांगकांग की कंपनी ने इसको तैयार करा था और ये पहला रोबोट था जिसको चैंपियन अवार्ड मिला। यानी कि चैंपियन अवार्ड अभी तक लिविंग चीजों को मिलता था, अब ये पहली बार नॉन ह्यूमन को मिला है। किसको मिला है? नॉन ह्यूमन। यानी कि इतना महान ये रोबोट बनाया कि इसको चैंपियन अवार्ड यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ठीक है ना, इसको क्या मिला? एक चैंपियन अवार्ड दिया गया। अगर इसके बारे में और बात करूं
तो सऊदी अरब ने इसको अगस्त 2017 में अपनी सिटीजनशिप दी हुई। 2017 की अगर हम बात करें अगस्त की, तो उसमें इसको सिटीजनशिप भी दी। आप सोच सकते हो सिटीजनशिप मतलब इसको नागरिकता भी दे दी। क्या दे दी? इसको नागरिकता भी दे दी। सोफिया रोबोट को किसने 2017 में इसको अगस्त में क्या दे दिया? इसको नागरिकता भी दे दी भाई। 2017 में इसको क्या दे दी भाई? नागरिकता भी दे दी। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें, ये किसने दी थी नागरिकता? अगर ये पूछा जाए तो सऊदी अरब ने दी थी भाई। किसने दी थी? सऊदी अरब ने। थोड़ी गर्मी ज्यादा हो रही है, सऊदी अरब ने भी। किसने दी थी? सऊदी अरब ने इसको नागरिकता दी थी। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो फर्स्ट पहली कंट्री पूछ ले जाएगी जिसने रोबोट को पुलिस में शामिल करा। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला देश कौन सा है जिसने रोबोट को, इसमें क्वेश्चंस बढ़ते हैं ना, वो पूछ लेते हैं कि पहला देश कि जिसने रोबोट को इसमें पुलिस में शामिल करा, उसका नाम था यूएई। क्या नाम था? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में यूएई ने करा था, और उसका नाम दिया गया रोबोकॉप। क्या नाम दिया गया? रोबोकॉप। तो इस प्रकार से रोबोकॉप से पुलिस बनाई गई जिसमें इसको शामिल किया गया। अगर पूछ लिया जाए इंडिया में, तो इंडिया में भी है। इंडिया वाले का नाम है, आपको बता देता हूं, इंदौर सिटी। क्या बोलोगे भाई? इंदौर सिटी। इंदौर सिटी की पुलिस है, उसने इसको शामिल करा भाई। इंदौर सिटी जो हमारे इंडिया की बात करें तो इंदौर सिटी ने भी इसको रोबोट को अपनी पुलिस बल में इसको शामिल करा गया है। उसके बाद में और क्वेश्चन बढ़ सकता है। यहां तक की बात और बता रखी है कि न्यूजीलैंड में 2020 में रोबोट ने चुनाव भी लड़ा। क्या बना? यानी कि रोबोट का क्या बना? पहली बार पॉलिटिशियन बनाया गया। बता सोच सकते हो आप, न्यूजीलैंड 2020 में जो बनाया गया ये रोबोट क्या है? रोबोट राजनेता, यानी कि रोबोट ने चुनाव भी लड़ा, ये भी हम कह सकते हैं। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें न्यूक्लियर फिजिक्स पे चलते हैं। आप चलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स पे, तो ये भी उसी की मॉडर्न फिजिक्स की बात है, न्यूक्लियर फिजिक्स की। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में दूसरी ब्रांच है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, अगर न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें तो इसमें भी मेनली तो आप पढ़ोगे न्यूक्लियर फिजन, और एक पढ़ोगे आप न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है भाई, नाभिकीय विखंडन इसको बोलते हैं। इसमें होता क्या है देखिए, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो यूरेनियम हो गया या कोई भी हो गया, उसको क्या करते हैं? तोड़ते हैं। आइसोटोप्स को क्या करते हैं? इसमें तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद में इसको तोड़ के क्या करेंगे? देखिए, तोड़ोगे इसको तोड़ोगे, तोड़ने के बाद में होता है, यही प्रोसेस होती है वो आपके एटम बम में होती है। यही प्रोसेस होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की। किसमें होती है? एटम बम में होती है, एटम बम में। इसी प्रकार से अगर हम आगे बात करें न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन की बात करें, तो न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें तो यहां होती है आपकी हाइड्रोजन बम। क्या होती है भाई? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम में कौन सी रिएक्शन होती है? यहाँ पे हाइड्रोजन बम होती है। सभी को पता लग जाना चाहिए। यहां तक कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां बिजली बनती है, उसमें भी न्यूक्लियर फ्यूजन की ही रिएक्शन होती है। और हाइड्रोजन बम के अलावा जो स्टार्स होते हैं उनके पास अगर पूछ जाए कि एनर्जी आती कहां से, सन के पास एनर्जी आती कहां से है, तो उसमें एक ही प्रोसेस है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है भाई। ठीक है भाई। कचरे, आजकल तो आप लोगों ने देखा होगा कचरे से भी बिजली बना रहे, ह्यूमन की यूरिन से भी बिजली बना रहे, यूरिन से भी बिजली बना रहे हैं। तो इन सभी में क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स के ब्रांच में ये आते हैं भाई। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में आगे चलें तो ये सारे के सारे न्यूक्लियर फिजिक्स में बात करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आइसोटोप्स का भी यूज करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आइसोटोप्स का भी यूज करते हैं। अब आइसोटोप्स का यूज करके क्या करते हैं वो देखिए। आइसोटोप्स का यूज करके सबसे पहले अगर हम बात करें आयोडीन 131 की, आयोडीन 131 की एक आयोडीन 131, इसमें होता क्या है इसके बारे में नोट कर लेने सारी चीजें कि जो आयोडीन 31 है ये गोइटर के इलाज के लिए काम में आता है। आयोडीन का आप सभी को पता होगा घेंगा रोग हो जाता है, उसको ठीक करने में भी इसका काम में आता है। यहां तक कि जो हमारे ब्रेन है, ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है, उसका पता लगाने के लिए भी आयोडीन 131 का यूज किया जाता है। सभी को क्लियर हो गया कि सबसे पहले घेंगा रोग के लिए, दूसरा है हमें लोकेशन या डिटेक्ट करने के लिए किसको? ट्यूमर को इन आवर ब्रेन में। तो इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में सोडियम 24 की बात करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं सोडियम 24 की। ये क्लोटिंग ऑफ ब्लड का पता लगाने के लिए भी, किसके लिए? क्लोटिंग ऑफ ब्लड का, यानी कि जो खून का थक्का हमारे ब्लड में जम जाए वो कहां जमा है इसके बारे में पता लगाने के लिए हम सोडियम 24 का यूज करते हैं। उसके बाद में अगला जो आइसोटोप्स है वो है P31। इसका यूज करते हैं कैंसर के बारे में पता लगाने के लिए, ब्लड कैंसर के बारे में पता लगाने के लिए, ब्लड कैंसर के बारे में पता लगाने के लिए। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें, अगला जो टॉपिक है कार्बन 14 भी। क्या है? कार्बन 14, यानी कि ये डेटिंग पद्धति होती है, कार्बन डेटिंग बोलते हैं इसको, कार्बन डेटिंग। इसमें होता क्या है कि आपको पता लग जाता है कि जो जीवाश्म होते हैं उसकी एज क्या है। आप लोगों ने सुना होगा ना, वो इतना पुराना है, इतना नहीं है। तो इस सब के बारे में पता कौन लगाता है? कार्बन डेटिंग पद्धति C14 का यूज करते हैं, यानी कार्बन का आइसोटोप
यूज करके। उसके बाद में एक C60 भी होता है, आप सभी को पता होगा कार्बन 60 का यूज करा जाता है आपको ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो आप सभी को ये बात भी समझ में आ गई होगी कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए किसका यूज करते हैं, कोबाल्ट 60 का यूज कर लेते हैं। यहाँ तक कि आर्सेनिक का भी यूज करते हैं ट्यूमर का ट्रीटमेंट करने के लिए, आर्सेनिक 74 ये भी यूज कर लेना, ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर के बारे में, ठीक है ना, ट्यूमर का ट्रीटमेंट करने के लिए भी यूज करते हैं। अगला आइसोटोप की बात करें तो Fe यानी कि आयरन 59, इसका यूज करते हैं एनीमिया के लिए भी। क्या बताया, Fe59 ये आइसोटोप है, इसको एनीमिया बीमारी के लिए यूज करते हैं, यानी कि खून की कमी के लिए, या जो प्रेग्नेंट डिसेबल हो जाता है, यानी कि जो लेडीज होती है बच्चे का जन्म नहीं दे पाती है, उसको ठीक करने के लिए आयरन के आइसोटोप 59 का यूज किया जाता है। तो आज की क्लास में सिर्फ आपको बताया गया है कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन था, नया कुछ नहीं था। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि रोजाना जुड़ना है, डेली जुड़ना है अगर आपको आगे सक्सेस होना है तो कोई भी। लेकिन इतनी गारंटी मैं देता हूं कि जितनी भी क्लास आपकी आएंगी सारे नोट्स बनवा के मैं पूरी नेट से कहीं से भी आपको लाके पूरी तैयारी करवाऊंगा। बस आपका काम है कि उनको याद कर लेना। अब ये सारी चीजें हैं, इनको याद कर लोगे कि भाई आयोडीन 131 का गेंगा में काम आता है, गोइटर बीमारी को ठीक करने में काम आ जाता है, याद हो गया आप लोगों को। उसके बाद में सोडियम है 24 का, क्लोटिंग ऑफ ब्लड के लिए काम में आ जाता है, P31 का ब्लड कैंसर का पता लगाने के लिए, कार्बन डेटिंग का। तो ये सारी चीजें याद कर लोगे तो पेपर में मिलेंगे आपको। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।